हेलो एंड वेलकम टू हिम विद फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस का, और स्पेशली पैरालिसिस जब आपका कोई एक सर्जरी हो, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसके कारण से आपकी पैरालिसिस आए, इधर राइट साइड या लेफ्ट साइड, जिसको हेमिप्लेजिक बोलते हैं। इस केस में आप किस तरह से फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट अवेल करेंगे, किस तरह के फिजियोथेरेपिस्ट को आप अपने सर्विस में लगाएंगे, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, किस तरह से रिकवरी आती है इसमें। और इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, काफ़ी एंजाइटी होती है। जब रिकवरी साल, 1 साल, 2 साल तक नहीं हो, इसके बावजूद भी आपको अगर रिकवरी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, एंजाइटी आता है आपको कि इसके बाद क्या करें, हमने अपना बेस्ट कोशिश किया है। इसके लिए बात डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ऑलरेडी हिमवेदा फिजियोथेरेपी जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर पार्ट 1 में पैरालिसिस, कॉजेज ऑफ स्ट्रोक पैरालिसिस ये है, और पार्ट 2 में उसका ट्रीटमेंट है, और थर्ड पार्ट जो हमने एक बनाया है कि रेसिडुअल पैरालिसिस रह जाती है ब्रेन स्ट्रोक में, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। एक फोर्थ पार्ट है जिसमें आपके ब्रेन के अंदर में इन्फॉक्ट, जिसको ब्लॉकेज या रप्चर, जिसको हेमरेज बोलते हैं, इस पर नहीं है। सपोज कि आपकी ब्रेन स्ट्रोक हुई और वो रेसिडुअल रह गया और वहाँ पर सर्जरी हो रही है। अब ब्रेन स्ट्रोक के कारण से कितनी तकलीफ है ये हमें नहीं पता, लेकिन सर्जरी के कारण से जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं, या फिर किसी के ब्रेन में ट्यूमर है और ट्यूमर का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उस ट्यूमर के साइज के बढ़ने के कारण से उनके ब्रेन के जो मैटर्स होते हैं वो उनमें प्रेशर आती है, जिसके कारण से पर्सन लूजिंग द मूवमेंट, हाथों में, चेहरे पर, आपके लेग्स में वो पैरालिसिस दिखती है। इसके लिए आज हम बात कर रहे हैं। जो बेसिक प्रोटोकॉल है फिजियोथेरेपी का है, दैट इज रिगेनिंग द जनरल बॉडी मूवमेंट, मेंटेनिंग द जॉइंट, बोन्स, लिगामेंट, मस्कुलर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द मसल्स एंड बोन्स। ये प्राइमरी क्राइटेरिया होता है। बेड सोर्स को प्रिवेंट करना, अगर पेशेंट बेड रिडन हो जाए, उसके जनरल बॉडी हेल्थ को मेंटेन करना, ये प्राइमरी जॉब है फिजियोथेरेपिस्ट का। और इसमें फिजियोथेरेपिस्ट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ये बड़ा चैलेंज भी होता है कि इस तरह के केसेस में कुछ जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस है वो ना हो। और इसको जब अवेल करते हैं सर्विस को, तभी इसका इम्पोर्टेंस पता चलता है आपको। कभी कभार डॉक्टर्स बता देते हैं आपको कि आप इसको अवेल कर लें। इनसाइड जो पेशेंट हॉस्पिटल सर्विस है उसमें तो ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, कभी कभार नहीं भी होती कुछ छोटे मोटे हॉस्पिटल में। तो आपको इस पर बात करना चाहिए डॉक्टर से, और सर्विस अवेल करना चाहिए। उनको बोले कि हम बाहर, आप अलाउ कर दें, हम बाहर से थेरेपिस्ट को सर्विस ले लेते हैं। अब बात आती है इसकी ट्रीटमेंट, जो एक रिहेबिलिटेशन का पार्ट है। कि किसी को, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सर्जरी हुई है, वो ट्यूमर का है केस या ब्रेन हैमरेज का केस है, उसके बाद सर्जरी हुई है, दोनों का आउटकम ऑलमोस्ट, जो पोस्ट ऑपरेटिव जो आउटकम है, ऑलमोस्ट सेम दिखता है। वो क्या दिखता है? पैरालिसिस दिखेगी, मूवमेंट का नहीं होना, सेंसेशन का नहीं होना, स्पीच का कम होना, आपके फेस में पैरालिसिस होना, आपके ब्लड वॉवल्स में कंट्रोल नहीं होना, मतलब है पेशाब, लैट्रिन के पेशाब में आपका कंट्रोल नहीं होता, आप खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते, बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, आपकी बिहेवियर में चेंजेज आ जाते हैं, आपकी साइकोलॉजी में चेंजेज आ जाते हैं, आप अपने आसपास के जो इंसिडेंट्स हैं उसको आप भूल जाते हैं, मेमोरी नहीं रहती आपके पास में। पुरानी मेमोरी रह सकती है जिसको आपको याद दिलाना पड़ता है, अपना सिग्नेचर भूल जाना, सिग्नेचर का नहीं करना। फिर आप अपने ट्रांजैक्शंस, अपने जो आपके जो लेन देन है उस पर आप बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते। ये इस तरह की फंक्शनल और फिजिकल डिफ़िकल्टीज आती है, और इसी पर हम काम करते हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट का जो मेन काम है इसी तरह के मूवमेंट को रिगेन करने का काम है, जिससे टोटल रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, और इसे अवेल करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, जब पेशेंट ऐसे कंडीशन में ऑपरेट होता है तो कुछ दिनों तक
2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स तक या तो वो वेंटिलेटर पर होता है या फिर वो वेंटिलेटर से हट करके अपने वार्ड में होता है। उस समय टोटल पैरालिसिस होती है। पेशेंट कभी-कभार अनकॉन्शियस होता है, कभी-कभार सेमी कॉन्शियस होता है, कभी-कभार कॉन्शियस होता है। तीनों केसेस में फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, कॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में और सेमी कॉन्शियस में। अनकॉन्शियस जब पेशेंट होता है तो उसमें सारे पैसिव मूवमेंट, बेड सोर प्रिवेंशन, बॉडी मूवमेंट, जनरल बॉडी हाइजीन इसका ख्याल रखते हैं। सेमी कॉन्शियस है, इसका मतलब है पेशेंट उसमें आपका कमांड फॉलो करता है तो आप कैलकुलेटेड उसके फीडिंग करते हैं। आप पहले तो राइस ट्यूब लगा होता है, जब वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है तो आप पाइप से फीड करते हैं। उसके बाद आप उसको खिलाना स्टार्ट करते हैं। उसके टंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, लैरिंक्स, फेरिंक्स का सारे काम करने स्टार्ट कर देते हैं। इस केस में आप पेशेंट को हाफ इंक्लाइन करके बैठाएं और पेशेंट को फीड करें, पेशेंट से बात करें, पेशेंट का नेक मूवमेंट करवाएं। ऐसे केसेस में ईटी ट्यूब लगा होता है जो गले में होता है, जिसके साथ में वेंटिलेटर जुड़ा होता है। कभी कभार आपको ओरल वेंटिलेशन होती है, ओरल पाइप डाला होता है। दोनों केस में नेक मूवमेंट रुक जाती है। काफ़ी समय तक पेशेंट अगर 15 दिन, 20 दिन, महीने तक पैरालिसिस में हो तो नेक मूवमेंट कम हो जाती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है इसमें नेक मूवमेंट रिगेन करना। अगर किसी कारण से पेशेंट का जो फैमिली मेम्बर्स हैं दोज आर नॉट अवेयर कि मुझे इसमें क्या करना था या क्या करना है, तो अभी जो लोग सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने कि ऐसे केसेस में आपको किसी के इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पेशेंट के जो कंसर्न डॉक्टर हैं उनसे बात करनी है कि सर इनकी नेक मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेक मूवमेंट नहीं होने के कारण से फर्दर जब पेशेंट कॉन्शियस स्टेज में आता है तो उसकी बैलेंस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि बैलेंस ऑर्गन होता कहाँ पर है। बैलेंस का जो ऑर्गन है वो आपका इंटरनल ईयर है। ईयर का, कान का प्राइमरी काम जो है वो बैलेंस है, सेकेंडरी काम है सुनना। तो जब आप नेक मूवमेंट करते हैं, हेड मूवमेंट होती है, तो इंटरनल ईयर में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हैं, ऑटोलिथ्स होते हैं, फ्लूइड होती है जो मूव करता है, स्पिन करता है, और उस स्पिनिंग के कारण से आपको ना कभी कभार चक्कर जैसा फील होता है। वो जो ऑटोलिथ होती है, वो जो सेंसेस होते हैं इंटरनल ईयर में, वो आपको बैलेंस देता है, आपके में इक्विलिब्रियम देता है, आपके बॉडी के पोजीशन को ठीक रखता है। आप जब झुकते हैं तो पता चल जाता है कि आप झुके हुए हैं, जब लीन करते हैं तो पता चल जाता है कि आप लीन कर चुके हैं। सो नेक मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, साइड बाय साइड, जिसको हम यस नो मूवमेंट, नोडिंग मूवमेंट बोलते हैं। यस नो और साइड बाय साइड वाली मूवमेंट करते हैं, यस बोलते हैं, नो बोलते हैं, इसे नोडिंग मूवमेंट बोलते हैं। इस मूवमेंट को रिगेन करना होता है और रिगेन करें, चाहे वो बहुत छोटा ही मूवमेंट क्यों ना हो। थेरेपिस्ट अगर आपके पास में आ रहा है, अगर वो मिस कर रहा है तो उसको बताएं कि सर इनका नेक मूवमेंट नहीं है, वो स्टार्ट कर देगा। ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं होती, फिजियोथेरेपिस्ट इसमें क्वालिफाइड होते हैं और वो अच्छे से जानते हैं मुझे क्या करना होता है। इसके बाद पेशेंट को हम धीरे धीरे बैठाना स्टार्ट करते हैं कि क्या वो हिप पर बैठ करके अपने ट्रंक को कंट्रोल कर पा रहा है, अपने दोनों हाथों से कंट्रोल कर पा रहा है, क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है कि उसकी पैरालिसिस हो अगर हाथों में, तो अच्छे से हाथ कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन फिर ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग का जो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि पेशेंट को आप बार बार मूवमेंट करवाएं। उससे क्या होता है कि ब्रेन ट्रेन होता है, क्योंकि सारे जो मसल्स हैं वो सेंसेस देते हैं ब्रेन को, और वहाँ से फिर स्टार्ट होती है उसकी सिटिंग, हाई सिटिंग या सपोर्टेड सिटिंग या पार्शियल सपोर्टेड सिटिंग का जो बैलेंस स्टार्ट होता है। नेक एक बार होल्ड होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम हाई सिटिंग में या फिर सिटिंग एरिया में आते हैं, वहाँ पर बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं। अगर फिजियोथेरेपिस्ट ये नहीं कर पा रहा, आपके पास में फैसिलिटी नहीं है, तो आप खुद से ही पेशेंट को स्टार्ट कर दें बैठाना। आगे और पीछे से सपोर्ट ले लें, दो हो, एक आगे में कोई खड़ा हो जाए, एक पीछे में खड़ा हो जाए, ताकि पेशेंट के जो इमरजेंसी सिचुएशन में अगर गिर जाता है तो उसको चोट ना लगे। पीछे की तरफ में कोई हार्ड स्ट्रक्चर है, कोई वॉल है, कुछ रेलिंग है, जैसे बेड्स में होते हैं, तो आप उस पर पिलो रख दें और उसको अच्छे से ढक दें कि अगर आपसे छूट भी गया पेशेंट तो पेशेंट सीधा नीचे लोहे पर या शार्प एज पर ना गिर करके उस कुशनिंग पर गिरे। और इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती, इसको बड़े ध्यान से करें और ज़रूर करें। इसके बाद स्टेज आता है स्टैंडिंग की, क्योंकि हमने ट्रंक तक इम्प्रूव कर दिया पेशेंट को। अब जब हम स्टैंडिंग करते हैं तब उनके हिप, नी, एंकल, फुट में पावर नहीं होती। अब इसको हमें ध्यान रखना है कि पैरालिसिस अगर वन साइडेड है तो एक साइड उसका फेयर है, हो सकता है उसमें पावर कम हो, हम उस पावर का यूज़ करते हैं। इसमें यूज़ करते हैं लग्जरी वॉकर। लग्जरी वॉकर एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो वॉकर जैसा ही होता है,
वॉकर थोड़ी सी डाउन होती है, हिप के साइज़ की होती है। लग्जरी वॉकर चेस्ट के साइज़ की होती है, उसमें बाहर से गद्दियाँ लगी होती है और 4 व्हील्स लगे होते हैं और थोड़ी-सी उसकी बेस ऑफ सपोर्ट बड़ी होती है। एक बार पेशेंट को आपने उस पर खड़ा कर दिया, पेशेंट गिरेगा नहीं। उसमें व्हील लगे होने के बावजूद भी वो आगे-पीछे नहीं जाता। सो इस लग्जरी वॉकर पर आप खड़े करें। काफ़ी टेक्निकली एडवांस बनाया गया है, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है, 3000 के आसपास की कॉस्टिंग है इसकी, अवेलेबल है मार्केट में। और इसे लेकर के आएँ, पेशेंट को खड़ा करें और जिस लेग में वज़न देना है, अगर वो वज़न नहीं ले रहा, तो आप या तो उसको होल्ड करें अपने हाथों से या फिर उसमें एक नी इमोबिलाइज़र लगा दें। नी सपोर्ट लगा दें, जो नी के फ्रैक्चर के बाद आती है। इसका भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। जो नी इमोबिलाइज़र है, इसका कॉस्ट कोई 300 से 1000 के बीच में होता है और वो ये काफ़ी हेल्प करने वाला है और ये लंबे समय तक चलेगा, लगभग 2-3 महीने तक इसका यूज़ होता है, 2 महीने तक इसका यूज़ होता ही होता है। सो आप तुरंत से लेकर के आएँ, उसको नी इमोबिलाइज़र बोलते हैं। पेशेंट को लगाएँ, उसके साथ में पेशेंट को खड़ा करें, पेशेंट बड़े आराम से खड़ा हो जाएगा। हिप में पावर अगर नहीं है तो आप पीछे से सपोर्ट कर सकते हैं। 1 से 2 दिन से लेकर 1 हफ्ते के बीच में पावर आ जाएगी पेशेंट के केस में। और ये थेरेपिस्ट भी कर सकता है और इसे करने के लिए आपको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, बशर्ते शुरू के 2-4 दिन आपको किसी 1 या 2 या 3 लोगों की हेल्प होती है घर में। एक बार स्टार्ट कर दें, पेशेंट बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा शरीर खड़ा हो रहा है, मेरे कंट्रोल में है। क्योंकि उसका एक साइड में पावर होती है, दूसरी साइड में नहीं होता। कभी-कभार दोनों साइड में नहीं होता, तब भी खड़ा करें, तब भी उसके तरीके हैं। थेरेपिस्ट के पास में तो इसको बहुत अच्छे तरीके हैं। पर्सनली मैंने ऐसे बहुत पेशेंट को, हज़ारों पेशेंट को ट्रेन किया है, जिनके पास में लोअर लिम्स में बिल्कुल पावर नहीं होता, तो हमने उसको इस तरह से खड़ा स्टार्ट, देखो जब तक खड़ा नहीं करेंगे पेशेंट को, तब तक ब्रेन को अवेयर पता नहीं चलता कि मुझे क्या मूवमेंट करनी है। इसलिए वेट बेयरिंग बहुत ज़रूरी है। इसे वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज़ बोलते हैं कि आपके पैरों पे, कमर पे, स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आए, वो प्रेशर ब्रेन तक जाती है, फिर ब्रेन उसके अगेंस्ट में काम करना स्टार्ट करता है। और इसके बाद आती है एम्बुलेटरी फेज। जब एम्बुलेटरी फेज आती है तो फिर उसमें आप पेशेंट को चलाना स्टार्ट करते हैं। जितनी बॉडी वेट है, बॉडी वेट के हिसाब से हम मसल पावर कैलकुलेट करते हैं कि कितनी पावर होनी चाहिए ताकि आपका शरीर चल पाए। जब आप बेड रिडन होते हैं तब भी हम मूवमेंट करते हैं, लेकिन वहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आपकी हम मसल स्ट्रेंथनिंग करें। लेकिन जब आप चलना स्टार्ट करते हैं तो मसल स्ट्रेंथनिंग का कॉन्सेप्ट आता है, तो आप हाफ केजी, 1 केजी से स्टार्ट करें एक्सरसाइजेस। इस तरह से रिहैबिलिटेशन स्टार्ट हो जाती है। उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज इंक्लूड हैं, ट्रंक एक्सरसाइजेज हैं, हिप एक्सरसाइजेज हैं, अबडक्शन, अबडक्शन, रोटेटरी मूवमेंट है, एसएलआर मूवमेंट है, नी फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज है, नी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज है, आपको कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है जो स्पाइन के करते हैं। अगर ब्लडर बॉबल्स की तकलीफ है तो उसमें अडक्टर्स और कीगल एक्सरसाइजेज करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम करते रहते हैं और वो उसका एक फेज है। जब उसके बाद हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, तब तक ये चीज़ें रिगेन हो जाती है। पेशेंट का कैथेटर निकल जाता है, राइस ट्यूब निकल जाती है, ईटी ट्यूब निकल जाती है। तो पेशेंट के पास में कोई भी ऐसी ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें बॉडी में नहीं होती। इससे पेशेंट को काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है और पेशेंट आपको काफ़ी हेल्प करता है ड्यूरिंग मूवमेंट। अब 2 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं बीच में मिस किया है, वो मैं बता देता हूँ। कभी-कभार पेशेंट को जस्ट आफ्टर सर्जरी बिल्कुल पावर नहीं होती, तो आप कैसे मूवमेंट को 100, 200 से लेकर 1000 तक करेंगे। सपोज कि राइट साइड की पैरालिसिस है और ये दोनों केसेस में एप्लीकेबल है। जो भी सुन रहे हैं उनका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि अगर पैरों में पावर नहीं है तो पैरों में पावर आएगी ज़रूर, ये हम मानकर ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जैसे ही आपको ऐसा पता चले कि आपके हिप में या नी में फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, बहुत मामूली सा मूवमेंट आ रहा है, पेशेंट कर पा नहीं रहा, तो आप उस लेग को सस्पेंशन थेरेपी पर डाल दें। सस्पेंशन थेरेपी क्या होता है? एक टेक्निक है जिसे हम लिम्स को हैंग कर देते हैं एक स्ट्रिंग के द्वारा और बहुत कम पावर में भी पेशेंट उसे मूव करना स्टार्ट कर देता है। सारे मूवमेंट हो सकते हैं, पोजीशन को चेंज करना होता है। इससे पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। फैमिली मेम्बर्स को ऐसा लगता है कि नहीं, पेशेंट कुछ कर पा रहा है, तो दोनों तरफ से साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली पेशेंट काम करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि अब जब देखते हैं कि मूवमेंट आ गई है या आ रही है, तो आप करना स्टार्ट कर देते हैं काम। इससे आपकी स्पासिटी भी कम हो जाती है। अगर आप में बहुत ज़्यादा टाइटनेस है, वो भी कम हो जाती है जब आप स्विंगिंग मूवमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंशन थेरेपी। सस्पेंशन थेरेपी प्रॉपर एक किट आती है जो आप मार्केट से ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास में कुछ घर में ऐसी चीज़ें हैं,
आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल करके इसको आप रूल आउट कर सकते हैं कि हम क्या-क्या यूज़ करें इसमें, जिसमें सस्पेंशन थेरेपी बन जाए। इसमें स्ट्रिंग होती है, 2-3 कॉफ होते हैं जो सपोर्ट के लिए जॉइंट्स के बीच में लगाते हैं। फिर उसको हम एक लेवल तक हैंग करते हैं, फिर पेशेंट को बोलते हैं या तो सुपाइन लेइंग पोज़ीशन में, हाफ लेइंग पोज़ीशन में, साइड लेइंग पोज़ीशन में या कभी-कभार सिटिंग पोज़ीशन में भी करते हैं। जब पेशेंट का पावर कमर में बहुत अच्छा आ गया, हाथों में बहुत अच्छा आ गया, लेकिन लेग में नहीं आया, तभी करते हैं। ये लेग के लिए भी करते हैं और हाथों के लिए भी करते हैं, अपर लिम्स के लिए भी करते हैं। जहाँ-जहाँ भी पावर कम है और उसमें पावर आने में काफ़ी लेट हो रही है, तो आपको मूवमेंट बढ़ाना होता है। आपको पूरे दिन में 4 से 5 बार एक्सरसाइज़ करने होते हैं, लेकिन आपके पास में वो फैसिलिटी नहीं है, कोई मैन पावर नहीं है जो करे। तो इसमें सस्पेंशन थेरेपी बना दें उस पेशेंट के लिए और आपको सिर्फ उस लिम्ब को, हाथ या पैर को उस पर रखना होता है, फिर वो आराम से मूव करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट नहीं होती है, एक ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन में मूवमेंट होती है, जिसके कारण से पेशेंट मूवमेंट करना शुरू कर देता है और इसका बड़ा बेनिफिट है। इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, चाहे आपके पास में फिजियोथेरेपिस्ट आए ना आए। अगर फिजियोथेरेपिस्ट आता है फिर तो आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिलेगी और उसमें इम्प्रूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पैरालिसिस, जो ट्यूमर के कारण से या सर्जरी के कारण से आपके साथ में होती है, जो साल 2 साल तक चलती है, उसके बावजूद भी ठीक नहीं होता। इस बात से बिल्कुल आप एग्री करें कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऐसी मूवमेंट होती है जो रिगेन नहीं करती। आप उसके पीछे में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि एक हिस्सा है ब्रेन का जो ऑपरेशन के समय में निकल चुका है और उस हिस्से को टेक ओवर करने में जो उसके अपोजिट हेमिस्फेयर का पार्ट है, टाइम लगता है और उसके लिए बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिजियोथेरेपिस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं हमारे पास में, हमारे आस-पास में, जिनके पास में ऐसी टेक्निक है जो 6 महीने का काम सिर्फ़ 6 दिन में कर सकते हैं। वो टेक्निक आना बहुत ज़रूरी है उस थेरेपिस्ट को। सो बी केयरफुल इन फ्यूचर कि जब आपको इस तरह की प्रोसेस या प्रॉब्लम आए आपके पास में, तो आप थोड़े समय के लिए उस फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिलें, जो ज़रूर कॉस्टली हो सकता है या आपसे काफ़ी दूर हो सकता है, लेकिन आपको वो एक सजेस्ट बता पाएगा, वो चीज़ें बता पाएगा जो आपको एक बिलो, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जिनके पास में एक्सपोज़र, एक्सपीरियंस की बहुत कमी होती है, वो नहीं बता पाते, वो कर नहीं पाते। हमारे पास में अभी 2 ऐसे केसेस हैं, हिमवेदा फिजियोथेरेपी जो अभी इंटरव्यू के फॉर्म में आने वाले हैं, जिन्होंने ऑपरेशन के बाद होप छोड़ दिया था कि मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन उनकी खुद की मेहनत के कारण से और हिमवेदा, मैं डॉक्टर आनंद, मेरे सपोर्ट के कारण से, मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने 100% उसको दिया है, लेकिन पेशेंट का इसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। और भी उसका इंटरव्यू भी आएगा, आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे इंटरव्यू में तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर क्या गलतियाँ हो रही थी, जिसको पेशेंट ने खुद ही करेक्ट किया। हमने सिर्फ उनको रास्ता दिखाया है कि आपको ये सब चीज़ें बंद करनी है, ये नहीं करनी है। आप क्या करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, क्या करते हैं जिसके कारण से आप बार-बार माइनस में आ रहे हैं या फिर वो मूवमेंट रिगेन नहीं हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्ट पैरालिसिस सिनेरियो है ये, रिहैबिलिटेशन का एक पार्ट है और इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। थैंक यू। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा क्लिनिक 9:30 टू 8 ओ क्लॉक ओपन होता है, मोहाली में है ये क्लिनिक। आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, गूगल सर्च पे जा सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट करें। क्लिनिक के साथ में जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो है ओपीडी की, डॉक्टर्स रेफरल की। आप ट्राई सिटी में, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में आप अगर किसी डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, हम इस पर हेल्प करेंगे। होम विजिट सर्विस 100% अवेलेबल है। आप पूरे ट्राई सिटी में, पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़ में आप कहीं भी ले सकते हैं और वो बहुत ही कम कॉस्ट पर अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।